में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं गजेंद्र रातौला, जो कि तमाम प्रभावित इलाकों में जा चुके हैं। उन्होंने गांव वालों का हाल देखा। मैं उन्हीं से सुनना चाहता हूं कि मंत्री जी भी सुन रहे हैं। गजेंद्र जी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, बात रखिए और बताइए कि क्या देखा आपने। जहाँ तक देखने का सवाल है, ये तो अपने आप में बहुत ही भयावह स्थिति है, जो शायद इतिहास में भी कभी ऐसा देखा नहीं गया होगा। इसको देखना अपने आप में बहुत ही भयानक अनुभव है, बहुत ही खौफजदा जो सारे दृश्य हैं। मैं देर से जुड़ रहा हूँ, लेकिन शायद मुझे लग रहा है शायद माननीय मंत्री जी हरक सिंह रावत जी भी शायद जुड़े हुए हैं। मैं आवाज से पहचान रहा हूँ। तो क्या मैं एक बात रखूं अपनी? जी जी जी, कृपया। शायद रावत जी को शायद याद होगा, शायद 17 तारीख की बात है। हम लोग यहाँ के जो लोग हैं, करीब 5:30 बजे माननीय मंत्री जी से हम वहाँ पर मिले थे। 20-22 लोग जो हम यहाँ गुप्त काशी और गौरीकुंड के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल बासिंदे हैं और जिनके परिजन वहाँ पर प्रभावित क्षेत्र में थे और जो हालात वहाँ पर हो रहे थे, क्योंकि हम लोग लगातार 16 तारीख से उनसे संपर्क में बने हुए थे और हमको वहाँ की स्थिति लगातार हमको पता चल पा रही थी कि वहाँ की स्थिति क्या है। क्योंकि जब अंतिम हमारी बात हुई थी अपने परिजनों से, तो 17 तारीख सुबह 9 बजे हमारी बात हुई थी और उन्होंने यही कहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब खत्म हो गया। तो जब हमारे अंदर इतनी पीड़ा उपजी कि जब कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है, तो आप सौभाग्य से गए या दुर्भाग्य से गए, उस दिन मैं एक मीटिंग के लिए देहरादून FRI में गया था। तो हम लोग वहीं से सब इकट्ठा होकर के और माननीय मंत्री जी के पास में उनके आवास पे गए थे। हमने अपनी पूरी बात बड़ी गंभीरता से उनके सामने रखी, लेकिन शायद मंत्री जी ने भी इसको इतनी गंभीरता से शायद लिया नहीं। उसके बाद जब हमको लगा कि इसमें एक्शन शायद उतना प्रभावी हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, उसके बाद हम माननीय श्री यशपाल आर्य जी के पास में भी गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि वहाँ की भयावह स्थिति कितनी है, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत संपर्कों से अपने परिजनों के माध्यम से वहाँ की स्थिति समझ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको दूरदर्शिता से भी नहीं देखा गया। दूरदर्शिता से नहीं देखा गया। जी जी जी, आपकी बात समझ रहे हैं। जी मंत्री साहब, दूरदर्शिता का भाव। देखिए, मैं बाहुबल की बात से सहमत हूँ। ये 50-60 लोग जो केदार घाटी में तमाम वहाँ जो अपने परिजनों के बारे में मेरे को मिलने के लिए आए थे, और ये लोग सब चाहते थे कि मैंने कहा ना कि मैं 17 तारीख को पूरे दिन भर बारिश थी, देहरादून से लेकर गौरीकुंड तक का रास्ता बिल्कुल समाप्त हो चुका था कि 1 किलोमीटर उसे जाने की कोई संभावना नहीं थी। मैं 18 तारीख को सुबह हमने गंभीरता से ली ये बात को। अब देखिए, कोई गंभीरता रोक के या वो दिखा के थोड़ी गंभीरता होती है। मैंने इनकी बात को गंभीरता से लिया। मैं खुद भी संपर्क में लगातार वहाँ के लोगों के संपर्क में था और मैं 18 तारीख को 8 बजे यहाँ से निकला हूँ और गुप्त काशी लगभग 9 बजे के आसपास गुप्त काशी पहुंच गया था। गुप्त काशी में लोगों ने मेरा घेराव कर लिया कि लोगों को लाओ। वहाँ मोबाइल काम नहीं कर रहा था, सब लोग जिद करने लगे। आप ये कह रहे हैं रातौला साहब ये कह रहे थे कि गंभीरता से नहीं लिया, दूरदर्शिता का भाव था। आप कह रहे हैं कि गंभीरता से लिया। पुष्पेश जी, आपकी टिप्पणी की सरकार की। मुझे लगता है कि रौतेला साहब की बात जायज है और मुझे लगता है रावत साहब की बात भी अपनी जगह पर जायज है। रावत साहब हमारे दुर्भाग्य से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री नहीं है। लोगों को जिस तुरंत कार्रवाई की उम्मीद मुख्यमंत्री से थी, उसकी जिम्मेदारी रावत साहब के ऊपर कैसे थोपी जा सकती है। रौतेला साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही था, मगर उस मंत्रिमंडल के सदस्य होने के कारण अपनी सीमाएं रावत साहब की थी। मैं उनको पर्दे पे देख रहा था, वो नजर आ रहे थे आपदाग्रस्त स्थानों पर, जबकि हमारे मुख्यमंत्री या तो दिल्ली में विराजमान थे, या कभी उनके दाढ़ में दर्द हो जा रहा था, या कभी उनकी वो जो चिर परिचित अहंकारी मुद्रा है उसमें वो कह रहे थे कि अपना माइंडसेट बदलो किसी मीडिया वाले से, या कह रहे थे विकास तो रुक नहीं सकता। मुझे लगता है रावत साहब अपनी सामर्थ्य भर जो करना चाहते थे, अब उनका घेराव हो गया था, तो बेचारे आगे कर क्या सकते थे। मुद्दा है कि आपदा प्रबंधन हम क्यों नहीं कर पाते, विषय पे बहस जारी है। एक श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए कृपया। हेलो, नाम बताइए। जी हाँ, मैं संदीप पाठक बोल रहा हूँ, गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। जी आप अपनी बात रखिए। मैंने सबकी बात सुनी है और सब कोई ने अपना अपना बयान जरूर दिया है कि क्या हुआ है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि पर्यावरण को सुनिश्चित करते हुए जो कुछ वहाँ पे प्रकृति है, जो कुछ भी है वहाँ पे, पहाड़ है, पर्वत है, सब कुछ, और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं कि ये नहीं सोचा जाता है कि जमीन नीचे से हमें खिसक जाए, कोई तय नहीं है। बड़े 2 मंजिले 3 मंजिले बिल्डिंग बन जाते हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट पैलेस बन जाते हैं, होटल्स बन जाते हैं, और क्या ये कब खिसकेंगे कोई तय नहीं है। जैसे आप ये नहीं कर सकते हो कि जैसे जापान में हमेशा सुनामी आता रहता है, वहाँ पे प्लास्टिक नुमा घर बनाया जाता है, प्लास्टिक से, लकड़ियों से घर बनाए जाते हैं। जैसे अगर कोई भूकंप आता है या कुछ आता भी ऐसा तो होता है, तो इस तरह से जो मकान जमीन दोस्त होते हैं, वैसे तो वहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है। जापान जैसे देश, उनको मालूम है कि ये द्वीपों पे बैठे हैं और उनकी पूरी तैयारी रहती है। क्या इस तरह का मॉडल
हम हिंदुस्तान में, हमको सब कुछ मालूम है ये किस जोन में आता है पुष्पेश जी। समग्र रणनीति की जरूरत है और बाकायदा हमें अपना आपदा प्रबंधन चुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, और जो हमारी विकास और हर कोई, जो हमारे श्रोता कह रहे थे कि भाई पहाड़ खोदने पे डायनामाइट लगा के आप बिल्डिंग बनाने पे लगे, मुझे लगता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, जब तक मंत्री और मुख्यमंत्रियों का सोच ये रहेगा कि नकलची मैदानी विकास होना चाहिए उत्तराखंड में और ठेकेदारी को विकास का पर्याय मान लीजिए, बड़े बड़े लाखों करोड़ों के ठेके हो जिनमें सबका फायदा हो, तब तक उत्तराखंड का कल्याण नहीं हो सकता। ये दुस्वप्न तब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे जब तक उत्तराखंड के विकेंद्रित छोटे विकास का सपना फिर से पुनर्जीवित ना हो। तो हमें एक समग्र विकास करना पड़ेगा। जी मंत्री साहब, ये बताइए कि हम समग्र विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बातें समग्र रूप से चिंतन के रूप में ना सामने आए तो क्या करेंगे? देखिए मोहनलाल जी, मैं माननीय पुष्पेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरह हमको विकास करना चाहिए था, सुनियोजित विकास करना चाहिए था, हमने विकास तो किया लेकिन अनुचित विकास किया है। सड़कें बना दी, स्कूल खोल दिए, लेकिन हमने एक 40 लोगों का एक गांव है, उसके लिए हमने 15 किलोमीटर पूरा पहाड़ को खोद दिया। मैं शुरू से, जब तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, मैंने खंडूड़ी जी से भी, निशंक जी से भी हमेशा इस बात को कहा कि हमको एक पूरे प्रदेश की एक प्लानिंग करनी चाहिए। पूरे प्रदेश की प्लानिंग बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत जी। शैला जी, आप बहुत देर से हम आपको कोशिश कर रहे थे आपसे संपर्क हो पाए, लेकिन अब आप हमारी बात सुन पा रही हैं। केदारनाथ के आप विधायक हैं, केदारनाथ में सबसे ज्यादा विध्वंस लीला हुई है। अब ये बताइए कि अब आपकी राहत, आपदा और प्रबंधन क्या है? जी, अभी तो मेरे अपनी विधानसभा पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1000 लोग जो हैं, 1000 लोगों का पता लग गया कि वो मृतक हो गए, और हर गांव से 30, 25, 20, 10 ऐसी संख्या आ रही है। तो एक तरफ हमको उनको संभालना है, दूसरी तरफ ऐसे घर बह गए हैं कि जहाँ जो है उनका पूरा सामान, उनके किराएदार, सारी बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े व्यवसायी लोगों की जो है सब चीजें बह गई हैं। तो हमारे यहाँ 2 तरह से डिजास्टर हुआ है। एक तो जो लोग मर गए हैं, दूसरी तरफ जो सब कुछ जो है जिनका नष्ट हो गया है। जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, केदारनाथ में बड़ी तैयारी होती है, आपदा प्रबंधन की कितनी तैयारी थी? आप वहाँ के आपदा प्रबंधन तो पूरे प्रदेश में शून्य है, और मुझे कहीं भी संकोच नहीं है कि अभी तक भी कोई इसको गंभीरता से नहीं समझा गया है कि कितनी मृत्यु हुई है। और मैं शुरू दिन से चिल्लाती रही, लेकिन सरकार कहीं गंभीर नहीं रही। 2 दिन हम लेट हुए हैं रेस्क्यू में, और मेरे पास ऐसे क्लिप हैं कि जिनको देख के आप दहल जाएंगे। और हम लोग तो मतलब क्या बताएं कैसी सिस्कियां यहाँ के लोगों की है। अभी तक हम खाद्यान्न नहीं पहुँचा पा रहे हैं, बड़ी व्यवस्था है मौसम की, और ऐसे दुर्गम पहाड़ियों पे लोग हैं, लेकिन कहीं कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। कोई इंतजाम नहीं हो रहा। आपने स्वीकार किया कि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पुष्पेश जी, ये स्थिति और दारुण है। स्थिति सबसे दारुण है। और शैली ने, मुझे जब हरक सिंह जी कह रहे थे, बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जब मुख्यमंत्री की बैठक हो रही थी सरकारी आला अफसरों के साथ, तो आपदा प्रबंधन की यह व्यवस्था थी कि कोका कोला कंपनी एक प्लांट लगा देगी बोतल पानी भेजने का, और जिस राज्य में आदमी को पीने का पानी अपने स्रोतों से प्रदूषित मिल रहा है इस समय, आप उसकी प्यूरिफिकेशन की, उसके संस्करण की बात छोड़कर आपको आज भी वही चिंता पड़ी कि कोई बड़ी कंपनी प्लांट लगा लेगी, इस बहाने बॉटलिंग का प्लांट हो जाएगा, मिनरल वाटर बनना शुरू हो जाएगा, और फिर रोजगार पैदा होने का मरीचिका पहाड़ के आदमी को आप दिखाएंगे। और ये एक ऐसी मरीचिका है, अगर इसमें एक बार फंसे तो फिर फंसते ही चले। बिल्कुल, जैसे मरीचिका कहे, दलदल कहे, ये बड़ा घातक है।